नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले वीडियो में हमने यूरिक एसिड लेवल्स को एस्टिमेट कैसे करेंगे और कौन सा केस रहेगा जिससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पर यूरिक एसिड हमें एस्टिमेट करना है सीरम के अंदर। वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया है हमने। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे केस डिस्कशन ऑन द अक्यूट पैंक्रेटाइटिस। मतलब कैसे आपको डायग्नोज होगा कि ये जो केस है वो पैनक्रियाटाइटिस का केस है और आपको सीरम के अंदर एंजाइम रिलेटेड टू पैनक्रियाज मतलब सीरम अमाइलेज लेवल, पैंक्रियाटिक अमाइलेज को आपको एस्टिमेट करना है सीरम के अंदर। वो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। तो देखिए हमारा केस है, जैसा कि मैं हमेशा लिख के रखती हूँ दैट मेथड क्या है हमारा, अमाइलोक्लास्टिक मेथड है फॉर सीरम अमाइलेज एस्टिमेशन। ओके, तो सिंपल सी बात है कि ये क्या है, एक एंजाइमेटिक मेथड है। द नेम इज़ अमाइलोक्लास्टिक मेथड। तो लेट अस डिस्कस द केस। केस सेज अ पर्सन कम्स टू ओपीडी with complaints of constant severe dull epigastric pain that often radiates to back. Pain typically worsens after meals. Patient denied any history of alcohol abuse or illegal drug abuse. Serum lipase was given. उसका वैल्यू कितना है, 250 यूनिट्स पर लीटर. व्हाट इज़ द प्रोबेबल डायग्नोसिस एंड परफॉर्म अप्रोप्रिएट बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन. ये एक स्टैंडर्ड केस रहेगा आपके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा केस है और कौन सा हमें यहाँ पर केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन क्या करना है यहाँ पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स पहले लिखते हैं हम। जो हमारी केस को पढ़ करके हमारी फाइंडिंग्स क्या आई, दैट देर इज़ सम कांस्टेंट सीवियर डल एपिगैस्ट्रिक पेन, ये पहली फाइंडिंग थी। सेकेंड वर्ड, द पेन रेडिएट्स टू बैक. थर्ड इज इट worsens आफ्टर मील्स, है ना. एंड ऑल्सो वी फाउंड कि देर वॉज नो हिस्ट्री और वी कैन से कि नो एल्कोहल अब्यूज़. एंड देर क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंजाइम लेवल सीरम लाइपेज, इट इज़ गिवन 250 यूनिट्स पर लीटर. अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सीरम लाइपेज ये एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ स्पेसिफिक टू पैनक्रियाज ओनली. मतलब ये पैंक्रियाटिक लाइपेज जो होता है ना, वो होता है ये सीरम लाइपेज, तो ये स्पेसिफिक होता है सिर्फ पैंक्रियाज के लिए. तो जैसे ही किसी केस में आपको सीरम लाइपेज की वैल्यू दिखती है, बढ़ी हुई दिखती है, तो आपको समझ जाना है कि ये जो केस रहेगा वो पैंक्रियाटाइटिस से रिलेटेड ही केस है ये. तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है. फॉर सपोज अगर आपको सीरम लाइपेज ना भी दिया हो, केस में नहीं दिया रहेगा, तो आप कैसे डायग्नोज करोगे और कैसे समझोगे कि ये केस ऑफ अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है. तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ आज. तो अब जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि दैट द केस इज, डायग्नोसिस क्या है हमारे यहाँ पे, इट इज़ अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस. ओके, अब अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस समझ में आया. एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने के कॉमन कॉजेज़ क्या है ना. कॉज क्या होता है इसका, कॉज होता है आइदर एल्कोहल अब्यूज़, या तो अल्कोहल अब्यूज़ हो रहा है, जो कि हमने देख लिया कि इस केस में अल्कोहल अब्यूज़ नहीं है, ना ही कोई इलीगल ड्रग अब्यूज़ हो रहा है. दूसरा जो कॉज है वो है गॉल स्टोन्स इन गॉल ब्लैडर. दीज आर द टू कॉजेज़ जो कि अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस को राइज देते हैं. मतलब इनसे अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस होते हैं और इनके वजह से ही अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होता है. अब अल्कोहल अब्यूज़ तो यहाँ पर था नहीं, तो यहाँ पर सीधी सी बात है, इस केस में क्या रहा होगा, उस बंदे में उसके ब्लैडर में क्या रहा होगा, गॉल स्टोन्स रहे होंगे. गॉल ब्लैडर के अंदर गॉल स्टोन्स थे. दिस वॉज द कॉज. अब इससे क्या होता है, इट लीड्स टू वॉट, इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज. ठीक है, इससे पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होगा, या फिर हम बोलेंगे कि ट्यूमर ऑफ पैंक्रियाज होता है यहाँ पर. अब सबसे पहले एक हमारी फाइंडिंग थी
जो हमारी फाइंडिंग थी देखिए वो क्या है, दैट द पेन, जो पेन है इट रेडिएट्स टू बैक, मतलब पैंक्रियास का जो पेन है ना वो मतलब बैक साइड में क्या हो रहा है, रेडिएट हो रहा है। तो ये जो फाइंडिंग है ना वो यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाती है कि जब देर इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज ना, तो इट विल प्रेस स्पाइनल नर्व्स ऑफ दैट रीजन जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा। तो प्रेसिंग ऑफ स्पाइनल नर्व्स की वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस द पेन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस radiates to बैक। तो पहली चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दी है यहाँ पे कि वाई द पेन इज रेडिएटिंग टू बैक। ओके, एक और यहाँ पर फाइंडिंग है, द कॉन्स्टेंट सीवियर डल एपिगैस्ट्रिक पेन क्यों हो रहा है। अभी एपिगैस्ट्रिक पेन, तो पहले तो एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप एनाटमी के अंदर पढ़ोगे, फर्स्ट ईयर एनाटमी सब्जेक्ट होता है एनाटमी, वहाँ पर आप पढ़ेंगे 9 रीजन्स ऑफ आपके एब्डोमेन। तो देखिए 9 रीजन कौन कौन से रहेंगे। सी दिस इज योर ट्रांस पाइलोरिक प्लेन होता है ये, मतलब ये जो प्लेन है ये स्टमक का जो पाइलोरस वाला पार्ट होता है ना वहाँ से गुजर रहा होता है। एंड दिस वन इज द ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरता है जो हमारा हिप बोन होता है उसमें इलियक क्रेस्ट होती है, उस क्रेस्ट के ऊपर एक ट्यूबरकल होता है। तो उस ट्यूबरकल से दोनों साइड का जो ट्यूबरकल रहेगा हिप बोन का, उसके थ्रू ये प्लेन पास करता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। डोंट वरी, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी एनाटमी के लेक्चर्स में, है ना। तो उतना आपको ये सब ध्यान नहीं रखना है, ध्यान क्या रखना है, रीजन्स ऑफ एब्डोमेन क्या क्या है। तो इन द सेंटर क्या होता है, अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन यहाँ पर अम्बिलिकस होता है आपका, अम्बिलिकल रीजन। अम्बिलिकल रीजन के जस्ट ऊपर होता है एपीगैस्ट्रिक रीजन, इसके जस्ट नीचे होगा हाइपोगैस्ट्रिक। अभी एपीगैस्ट्रिक रीजन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड देयर इज राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। एपिगैस्ट्रिक के ना अम्बिलिकल रीजन के लेफ्ट में क्या रहेगा, लेफ्ट लंबर रीजन एंड हियर देयर इज राइट लंबर। हाइपोगैस्ट्रिक के लेफ्ट में क्या रहेगा, लेफ्ट इलियक एंड हियर देयर इज राइट इलियक। तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रीजन्स नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इतना है कि समझना है हमें कि एपिगैस्ट्रिक रीजन कौन सा होता है। तो ये हमारा अम्बिलिकल जहाँ पर अम्बिलिकस होता है उसके ऊपर ये वाला एरिया जो रहेगा वो एपिगैस्ट्रिक रीजन रहेगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जब कभी किसी पेशेंट को अक्यूट पैंक्रेटाइटिस होगा तो उसको रेफर्ड पेन यहाँ पर होता है। अब रेफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लीजिए। देखिए वैसे तो रेफर्ड पेन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थियरीज़ हैं, वो जो थियरीज़ है ना वो आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका मेन एक रीज़न जो है वो है डर्मेटोमल रूल होता है। अब डर्मेटोमल रूल क्या बोलता है, इट सेज दैट वेट अ सेकेंड, इट सेज दैट पेन is usually referred to a structure that developed from same segment during the embryonic development। मतलब क्या कि जो सेगमेंट्स, जो बॉडी के हिस्से, जो बॉडी के पार्ट्स एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सेम सेगमेंट से ओरिजिन हो रहे थे, भले ही वो डेवलपमेंट के बाद उनकी लोकेशन डिफरेंट हो गई हो, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट उनका जो ओरिजिन हो रहा था वो सेम सेगमेंट से हो रहा था। यही कारण है कि
एक जगह पर अगर इंजरी हो जाती है तो दूसरे जगह पर क्या होता है, उसका रेफर्ड पेन देखने को मिलता है। तो दिस इज द डर्मेटोमल रूल। अब डर्मेटोमल रूल में डर्माटोम क्या है, व्हाट इज डर्माटोम? तो डर्माटोम इज नथिंग बट अ एरिया ऑफ स्किन in which sensory nerves have derived from same spinal nerve root। फॉर सपोज इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे सपोज ये एरिया 1 था और ये एरिया 2 है, ठीक है, मान लो ये कोई एक पार्ट है बॉडी का और ये दूसरा पार्ट है बॉडी का। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों ही रीजन में सप्लाई क्या मिल रहा है, सप्लाई ऑफ स्पाइनल नर्व कौन सा है, मान लो T12 नर्व्स जो हैं स्पाइनल नर्व्स, वो इनको सप्लाई कर रहे हैं दोनों ही एरिया को। तो इसका मतलब कि अगर मान लो यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, यहाँ पर कोई इंजरी हो जाए, तो ड्यू टू दीज नर्व्स क्या होता है कि ये जो यहाँ का जो पेन होगा ना, वो इस एरिया में भी क्या होगा, आपको इस एरिया में भी वो रेफर हो जाता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डर्मेटोम। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि आप पढ़ोगे कि रेफर्ड पेन ऑफ हार्ट अटैक कहाँ होता है, ये होता है टिप ऑफ लेफ्ट शोल्डर एंड इनर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट आर्म, है ना। रीज़न क्या है इसके पीछे का, रीज़न ये है दैट बिकॉज हार्ट एंड आर्म हैव सेम सेगमेंटल ओरिजिन। अच्छा, कौन सा आर्म, तो लेफ्ट साइड का आर्म, है ना। तो दिस वॉज द रीज़न। तो ये रेफर्ड पेन हो गया। इसी तरह से सिमिलरली रेफर्ड पेन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस कहाँ पर होता है, इज इन एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में होता है। तो इससे हमें समझ में आया, डर्मेटोम रूल से समझ में आता है हमें कि ये जो कांस्टेंट सीवियर डल पेन हो रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन में, वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू बिकॉज कि दो पैनक्रियाज और जो हमारा एपिगैस्ट्रिक वाला रीजन है ना, उन दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम डर्मेटोम से हुआ है। इसका मतलब सेम सेगमेंट से हुआ है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो ये समझ में आ गया हमें। अब एक और फाइंडिंग हमने देखी थी कि जो पेन है इट वर्सन्स आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद जो है वो दर्द और बढ़ जाता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए, पेन आफ्टर मील्स, रीज़न बिहाइंड दिस इज क्या, कि आफ्टर मील्स क्या होता है, आवर पैंक्रियाज टेंड टू रिलीज मोर एंजाइम्स, क्योंकि उनका काम ही होता है कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ करेंगी एंड जिसकी वजह से हमारा फूड डाइजेस्ट होगा। एंड फॉर सपोज अगर एंड दैट टू इफ़ आवर फूड इज़ रिच इन फैट्स, है ना, अगर हाई फैट कंटेंट है ना, तो क्या होगा, इट कॉजेज मोर amylase and other enzymes to release from pancreas. Okay, now this leads to attack of pain. तो समझ में आया कि आफ्टर मील्स पेन और ज़्यादा बढ़ता क्यों है, रीज़न इज़ कि हमारा पैनक्रियाज इट टेंड्स टू रिलीज मोर एंड मोर एंजाइम्स, तो उसका फंक्शनिंग बढ़ गया। फंक्शनिंग बढ़ने की वजह से वो जो पेन है ना, वो फर्दर उसका एग्रावेट हो जाता है पेन। ओके, अगला क्या है हमारा,
नेक्स्ट इसकी नो अल्कोहल अब्यूज़, ठीक है, तो अल्कोहल अब्यूज़ नहीं, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर गॉल स्टोन्स हैं। नाउ सीरम लाइपेज, अभी सीरम लाइपेज से क्या समझना है हमें, दैट सी नॉर्मल रेंजेस ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स। अगर आपको नॉर्मल रेंज ही नहीं पता होगी तो आप केस को कभी समझ ही नहीं पाओगे कि केस में बढ़ा हुआ लेवल दिया हुआ है या फिर डिक्रीज लेवल दिया हुआ है। ओके, लेकिन फर्स्ट एमबीबीएस लेवल पर जब कभी केस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस आएगा ना, तो वो सीरम लाइपेज या फिर बेसिकली वो सीरम लाइपेज ही देंगे, क्योंकि अमाइलेज तो आप इस मेथड से निकालोगे ना, सीरम अमाइलेज कितना है वो आप इस मेथड से, अमाइलोक्लास्टिक मेथड से आपको निकालना है केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, तो लाइपेज ही देंगे। तो सीरम लाइपेज लेवल्स, इट इज़ 10 to 140 यूनिट्स पर लीटर, और हमारे पास यहाँ पर कितना था, 250 यूनिट्स पर लीटर। सीधा हमें दिख रहा है कि ये जो है काफ़ी बढ़ा हुआ लेवल है, इसका मतलब देर इज़ सम इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियाज। नाउ अच्छा, सीरम अमाइलेज लेवल्स, विच अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 80 to 180 अमाइलेज यूनिट्स। रिमेंबर वन थिंग, मैंने आपको यहाँ पर नॉर्मल रेंजेस की बता तो दी है यहाँ पर, लेकिन हमें इस जो अमाइलोप्लास्टिक मेथड है ना, उसमें हमें यही तो निकालना है वैल्यू। ठीक है, जब आप केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कर रहे होगे, आप जब ओडीज लिखोगे, प्रिंसिपल लिखोगे, टेस्ट करोगे, इंक्यूबेशन करोगे, वो सारे चीज़ों में आपको क्या निकालना है, आपको सीरम अमाइलेज लेवल ही निकालना है। ओके, तो आपको ये सीरम अमाइलेज लेवल जो मिलेगा वो 80 या फिर 180 to 180 के रेंज में नहीं रहेगा, बल्कि वो 180 से ज़्यादा रेंज का रहेगा वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, उस पेशेंट को पैनक्रेटाइटिस हुआ है उसको। नाउ अब देखिए, एग्जामिनर आपको और क्या पूछेंगे, वो पूछेंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अल्फ़ा अमाइलेज। अब अल्फ़ा अमाइलेज खुद ब खुद एक क्वेश्चन हो जाता है, कि मैंने यहाँ पर बता तो दिया आपको। पहला क्वेश्चन यही होता है कि ये जो अमाइलेज है ये कौन सा है, अल्फ़ा है कि बीटा है, तो आप बताएंगे कि ये अल्फ़ा अमाइलेज है, क्योंकि बीटा अमाइलेज ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, सिर्फ अल्फ़ा अमाइलेज ही प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ दिस अल्फ़ा अमाइलेज। तो हमारे बॉडी के अंदर दो सोर्स है अल्फ़ा अमाइलेज का, एक होता है सलाइवरी अमाइलेज एंड दूसरा है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अच्छा, दिस इज़ द रीज़न कि अमाइलेज जो है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक, ये एंजाइम स्पेसिफिक नहीं है टू पैंक्रेटाइटिस, क्योंकि अमाइलेज का लेवल सीरम में बढ़ जाएगा दो केसेस में। पहला केस क्या होता है, आइदर उस इंसान को मम्स और पैरोटिडाइटिस हो, है ना, या तो उसको मम्स या फिर पैरोटिडाइटिस हो। दूसरा कब बढ़ेगा अमाइलेज लेवल, अक्यूट पैंक्रेटाइटिस में, है ना। तो इसका मतलब कि सिर्फ अमाइलेज बढ़ा हुआ है तो इससे आप नहीं बता सकते हैं कि पैंक्रेटाइटिस ही हुआ है उसको। इट कुड बी मम्स हो सकता है वो, या फिर पैरोटिडाइटिस भी हो सकता है। लेकिन अगर सीरम लाइपेज लेवल बढ़े हुए हैं, तो ये सीधा बताता है कि ये पैंक्रेटाइटिस का केस है, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिक टू पैंक्रियाज। ठीक है, ओके। अगला क्या है, नाउ सी, अब मैंने कहा कि भाई अल्फ़ा माइलेज, हमारे बॉडी में अल्फ़ा माइलेज होता है, बीटा माइलेज नहीं होता है। तो देयर इज़ अ क्वेश्चन कि वाई, या फिर एग्जामिनर आपको पूछेंगे कि मैं पूछ रही हूँ कि वाई सेलुलोज कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, है ना। वो आपको पहला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई सेलुलोज डाइजेस्ट होता है क्या हमारे बॉडी में, तो आप बोलेंगे नहीं होता है। तो फिर पूछेंगे क्यों नहीं होता है, तो वो उसका रीज़न ये है दैट सेलुलोज जो है इसमें कुछ क्या होता है, बीटा असाई एसिटिल लिंकेजेस होते हैं। ठीक है, हैज़ बीटा एसिटिल लिंकेजेस, और ये जो लिंकेजेस है ना, क्या देते हैं इसको, इट हैज़ मोर कॉम्प्लेक्स्ड स्ट्रक्चर देन
starch. Okay, therefore only beta amylase can hydrolyze cellulose, not अल्फा amylase. ठीक है, तो ये इसका रीज़न हो गया कि क्यों सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें बीटा अमाइलेज चाहिए होता है, सो दैट कि हम बीटा असिटाइल लिंकेजेस को तोड़ सकें. ओके, अगला देखिए क्या है. अब जैसे आपने ये बता दिया तो वो पूछेंगे कि कैन यू टेल सम ऑफ द ट्यूमर मार्कर्स, या फिर वो पूछेंगे कि व्हाट आर ट्यूमर मार्कर्स. तो ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं भाई, तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय ट्यूमर सेल्स और नॉर्मल सेल्स इन रेस्पॉन्स टू ट्यूमर सेल. मतलब क्या, या तो ट्यूमर सेल खुद प्रोड्यूस करेगा वो सब्सटेंस, या फिर हमारे कुछ नॉर्मल सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो जब कोई ट्यूमर सेल देखेंगे उनके रिस्पॉन्स में वो कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट सब्सटेंस is detected in body fluids. तो वो क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूमर मार्कर्स. उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ट्यूमर मार्कर्स. अभी एग्जाम्पल के तौर पर आप 2-3 याद रखेंगे. जैसे कि बहुत फेमस होता है, एक होता है कि प्रोस्टेट कैंसर कभी हो जाए, तो अगर किसी मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर है तो फ्लूइड में क्या दिखेगा आपको, फ्लूइड के अंदर आपको दिखता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन. ठीक है, इट इज़ ए ट्यूमर मार्कर. ओके, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन इज़ ए ट्यूमर मार्कर. देन कभी अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, फीमेल्स के अंदर अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो फ्लूइड में क्या दिखेगा आपको, मतलब बॉडी फ्लूइड्स में क्या मिलेगा आपको मिलेगा HER2 जो है, इट इज़ ए ट्यूमर मार्कर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अगर हुआ रहेगा तब बॉडी फ्लूइड्स में मिलता है. फॉर सपोज अगर किसी को ओवेरियन कैंसर हुआ, किसी फीमेल के अंदर अगर ओवेरियन कैंसर है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, कैंसर एंटीजन 125, जिसको हम क्या बोलते हैं, CA-125 भी बोलते हैं. तो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल्स अगर आपने बता दिया एग्जामिनर को तो ही विल बी इम्प्रेस्ड विथ यू. ओके, तो दैट्स इट. अच्छा, इसमें अगर एक और बात देखिए, थोड़ा एक्सेप्शन है इस केस में, जो हम अमाइलोक्लास्टिक मेथड पढ़ते हैं ना, यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा अमाइलोक्लास्टिक मेथड है, ये बाकी जो मेथड्स हमने अभी तक पढ़े हैं केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में, उससे थोड़ा डिफरेंट कैसा है. देखिए, होता ये है इसमें कि नॉर्मली देखिए क्या होता है, नॉर्मली इन केस बेस्ड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कलर इंटेंसिटी of solution is directly proportional to compound present. कंपाउंड प्रेजेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे यूरिक एसिड कितना है, या फिर कैल्शियम लेवल्स कितने हैं, या फिर ग्लूकोज कितना है, तो कलर इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कंपाउंड होगा वहाँ पर. लेकिन हियर इन अमाइलोक्लास्टिक मेथड व्हाट हैपन्स कि here more the amylase enzyme present in serum, है ना, more it will digest the starch of given solution, hence lighter the color of solution upon adding iodine reagent. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर कलर इंटेंसिटी
of solution after incubation, okay, is inversely proportional to amylase activity. मतलब जितना ज़्यादा अमाइलेज रहेगा उतना ज़्यादा वो स्टार्च को डाइजेस्ट कर देगा, है ना, किसमें, डेक्सट्रिन्स एंड माल्टोज में। और जितने कम स्टार्च रहेंगे उतने ही कम वो आयोडीन रिएजेंट जो रहेगा वो उसको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर पाएगा। तो दैट मीन्स अमाइलेज एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो कलर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, एंड कलर इंटेंसिटी ज़्यादा है इसका मतलब स्टार्च अभी भी ज़्यादा है और अमाइलेज ने कम स्टार्च को डाइजेस्ट कर पाया है। ओके, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन अदर मेथड जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जैसे कि यूरिक एसिड लेवल्स को एस्टिमेट करने के, ग्लूकोज को एस्टिमेट करने के। लेकिन यहाँ पर अमाइलोक्लास्टिक मेथड में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर हम एंजाइम की एक्टिविटी को बेसिकली डिटरमाइन कर रहे होते हैं, ना कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं वो आप लोगों को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सीरम में कैल्शियम लेवल्स की बात करेंगे, कैसे हम कैल्शियम लेवल को एस्टिमेट करेंगे, कौन सा ऐसा केस होगा जिससे आप को समझेगा कि हाँ मुझे यहाँ पर कैल्शियम को एस्टिमेट करना है सीरम के अंदर। सो टिल देन थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।